इनमें फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्यारे बच्चों, हम चर्चा करेंगे अब सेकंड पेपर राजनय के संबंध में। हम भारत सहित विभिन्न देशों के राजनयिक संबंधों पर एक संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं और हम ये देख और जान चुके हैं कि विदेश नीति का सफल क्रियान्वयन या सफल संचालन या किसी भी देश की विदेश नीति का एक जो मूल आधार होता है वह राजनयिक व्यवस्था होती है। और इस राजनयिक व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो यही होता है कि किस प्रकार से हम किस नीति के तहत, किस पॉलिसी के तहत या किस प्रकार से हम दुनिया के हर देश से संबंध स्थापित करके और उसमें जो है अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकें, अपना वहाँ कुछ योगदान दे सकें, अपने नीतियों को, कल्चरों को, अपने देश की पॉलिसी को, अपने देश के राष्ट्रीय हितों को मनवा सके और वहाँ से हम किसी न किसी प्रकार से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सकें। जैसे मैंने आपको इसके पहले शायद चर्चा नहीं आई, कल मैंने वुड्रो विल्सन के घोषणा पत्र की चर्चा की थी। विल्सन का एक घोषणा पत्र था जिसके आधार पर 1919-20 में एक राष्ट्र संघ नामक संगठन बना था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का दुष्परिणाम दुनिया देख चुकी थी और उसमें विनाशकारी प्रभाव और मानवीय क्षति के कारण यह आकलन किया जाना जरूरी था कि दुनिया को ऐसे विनाश के परिणामों से बचाने के लिए, दुनिया को युद्ध से बचाने के लिए ऐसे कौन से तरीके ईजाद किए जाएं कि मानव समुदाय के बीच में या देशों के बीच में शांति स्थापित हो। तो इसके लिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने 15-16 पॉइंट जो है उन्होंने बताए थे और वो शांति के प्रस्ताव थे, मतलब वुड्रो विल्सन के शांति के प्रस्ताव थे। उन शांति के प्रस्तावों के आधार पर ही एक राष्ट्र संघ नामक 25-26 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था कि अगर किसी भी दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में कोई या तो सीमा विवाद या कोई गंभीर समस्या है तो इन दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध नहीं बल्कि शांति वार्ता के माध्यम से उसका समाधान किया जाए और उसमें जो ये राष्ट्र संघ है वो पहल करे। तो इस प्रकार से राष्ट्र संघ बना था और ये लगभग अपने उत्पत्ति से लगभग वो 15-16 वर्षों तक कायम भी रहा, लेकिन सितंबर 1929 में वो उसका प्रभाव जो है वो खत्म हुआ और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच के मतभेदों के कारण जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार यानी दूसरा विश्व युद्ध जो है शुरू हो गया। अब जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र संघ जो है निष्प्रभावी हो गया या राष्ट्र संघ जो है अपनी उस प्रकार की प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाई, शांति को स्थापित करने में दुनिया में असफल रहा। तो राष्ट्र संघ स्वाभाविक है असफल हो गया और उसकी असफलता के पीछे वही जो संस्थापक देश थे या जो वुड्रो विल्सन की नीतियों को मानने वाले देश थे, उन्हीं के बीच में लगभग मतभेद के कारण परिणाम स्वरूप जो है इटली, जर्मनी ने जो है राष्ट्र संघ से अपनी सहमति नहीं जताई और उसको अवहेलना की, उसको डिनाई किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी की अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण जो है सेकेंड वर्ल्ड वार उसने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया और फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो गया। मैं बताना चाह रहा था आपसे कि दुनिया में शांति के प्रयास के स्थापित करने के या दुनिया में शांति को स्थापित करने के जो प्रयास हैं वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो गए थे और उसको अंतरराष्ट्रीय जगत पर एक आवश्यकता मान करके जो है उसको लागू और या स्थापित किया जाना था। कुछ देश इस शांति प्रक्रिया से सहमत थे और कुछ नहीं भी सहमत थे, ऐसा भी नहीं कि सभी सहमत थे। तो जब दुनिया 1939 से जब वो
झोंका गई कहना चाहिए या संलिप्त हो गई। तो ये युद्ध निरंतर जो है वो 5-5.5 साल तक चला और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे ज्यादा विनाशकारी ये दूसरा विश्व युद्ध रहा और बड़े पैमाने पर। प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया के लगभग 52-53 देश शामिल हुए, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है दुनिया के अधिकांश देश इसमें शामिल हुए और इस विश्व युद्ध में राष्ट्र जो है 2 गुटों में बढ़ गए। युद्ध के संचालक या युद्ध को लागू करने वाले या युद्ध को आयोजित करने वाले देश, जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता था। इटली, जर्मनी, जापान ये 3 धुरी राष्ट्र थे और युद्ध से अपने आप को बचाने के लिए या युद्ध के प्रभाव को रोकने के लिए या कम करने के लिए जो अन्य सारे देश लड़ रहे थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका वगैरह वगैरह वगैरह, इन देशों को मित्र देश कहा जाता था, मित्र राष्ट्र कहा जाता था। तो ये जो युद्ध हुआ 5-5.5 साल का, वो प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा विनाशकारी, भयंकर, व्यापक और जनधन का नुकसान करने वाला है और यह आणविक और परमाणविक प्रयोग का केंद्र है। अब चूंकि हमको संयुक्त राष्ट्र संघ में आना है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको ये भूमिका बता रहे हैं। आणविक परमाणु प्रयोग से मेरा आशय यह है कि इस विश्व युद्ध की विनाशता को रोकने के लिए या इस युद्ध को रोकने के लिए जो युद्ध के आयोजक देश थे उन पर मजबूरन मित्र राष्ट्रों के प्रमुखों में से यानी अमेरिका को परमाणु बम गिरा करके उसको तहस नहस करना था। और ये परमाणु बम का गिरा देना और वहां लाखों लाख जनधन की माने हानि का हो जाना, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी चेतावनी साबित हुई। अब चेतावनी साबित इसलिए हुआ कि एक छोटे से अणु के प्रयोग से किसी देश को किस प्रकार से तहस नहस या खत्म किया जा सकता है, तहस नहस किया जा सकता है या उसको कहना चाहिए बर्बाद किया जा सकता है। तो अगर इस प्रकार के प्रयोग आम हो गए या हर देश अगर ऐसे प्रयोग करने लगेगा तो दुनिया तो खत्म हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इस विनाश लीला को रोकने के लिए सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, क्योंकि सितंबर अगस्त में ये 6 और 9 अगस्त को नागासाकी हिरोशिमा में बम गिराया गया और उसके बाद फिर जब युद्ध खत्म हुआ, ऑटोमेटिक युद्ध रुक गया, तो अब दुनिया के सारे देशों के द्वारा या दुनिया के द्वारा इस बात की आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि ऐसी स्थिति अब अगर कभी पैदा होती है तो दुनिया का बचना लगभग मुश्किल है। इसके पहले हम जब सशस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण पर्यावरण पढ़ते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि दुनिया के सारे देश जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग, विभिन्न प्रकार के आविष्कार, विभिन्न प्रकार के आणविक और परमाणविक परीक्षणों के द्वारा अपने को शक्ति संपन्न बनाने की होड़ में लगभग शामिल थे और सभी देश जो है वो किसी न किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से जो है सुसज्जित हो चुका था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद और उसकी विनाशता को दोबारा न आने देने के लिए और दुनिया को इस कठिन विभीषिका से बचाने के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने उस समय पहल तो किया, लगभग 25-26 देशों ने मिलकर के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका नाम पड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रारंभ में जब ये 45 में बना तो 25-26 देशों ने इसकी पहल किया और 50-52 देशों ने मिलकर के इसको कहना चाहिए स्टैंड किया। इसके बारे में मैं क्रम संख्या कल आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ाना था, क्योंकि अब पढ़ाना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रभाव। तो मेरा बताने का मतलब ये था
कि कुछ राष्ट्रों के सहयोग से या विशेष प्रयास से यह संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना, और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बनने और बनाने और इसका जो उद्देश्य तय किए गए वो राष्ट्र संघ से बिल्कुल अलग किए गए, और ऐसी कल्पना की गई कि इन केंद्र प्रकारेण यह संगठन जो है शांति को स्थापित करने में कहीं भी असफल या कमजोर न हो, और उसमें दुनिया के सभी शांति चाहने वाले देश, ये जब हम ग्लोबलाइजेशन जो पढ़ते हैं ना, इस ग्लोबलाइजेशन में ये भी एक कारण बनता है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ 1945 में, और इस संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने देश इसके सदस्य हैं, यानी सभी सदस्य देशों के वहाँ प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें वहाँ उनका प्रतिनिधि या उनका राजदूत कहते हैं। जो राजदूत उन देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जहाँ इसका मुख्यालय है वहाँ बैठते हैं, और अपने देश की वैदेशिक नीतियों को, अपने देश की राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, या अपने देश के वैदेशिक संबंधों को उस मंच तक पहुंचाते हैं, और उस मंच के माध्यम से प्रत्येक देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन मिलता है। और कोई भी दो या दो से अधिक देशों के बीच में, चाहे वो सीमा विवाद हो, चाहे वो कोई अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, जैसे हमारे यहाँ 1948-49 में वो जो कश्मीर का मुद्दा था, जवाहरलाल नेहरू ले गए इसको, और आज तक वो मुद्दा जो है वो उसी प्रकार से बना हुआ विवादित। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस संगठन से ये अपेक्षा की गई कि इस संगठन में जितने भी प्रतिनिधि देश हैं, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, उन देशों के बीच में किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों को या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को युद्ध के माध्यम से नहीं, बल्कि सहयोग, समर्थन और आपसी बातचीत के माध्यम से या शांतिपूर्ण तरीके से किस प्रकार से उनका समाधान किया जाए, वो सुलझाया जाए, सुलझाने का प्रयास किया जाए, और दो या दो से अधिक देशों के बीच में किसी भी प्रकार की अशांति पैदा न होने पाए। इसलिए हमारे देश का, तो चूंकि अब हमारा देश तो संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देशों में से एक रहा है, तो इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। और भारत, जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि ये भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश था, और दुनिया के जितने भी शांति के प्रयास होते हैं, शांति की नीतियां होती हैं, शांति के कार्यक्रम होते हैं, शांति के तौर तरीके होते हैं, उनमें भारत अग्रणी होता है। तो इसी तरह भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से रहा है, और उसमें जो है ये अपेक्षा रही है कि जिस प्रकार से भारत शांति चाहता है, उसी प्रकार से दुनिया के लगभग हर देश शांति की स्थापना का प्रयास करें, और इस शांति की स्थापना में अपना और अपना पूरा सहयोग दें। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि किसी भी देश की वैदेशिक नीति के संचालन में जो एक बड़ा रोल मॉडल करना चाहिए, वो संयुक्त राष्ट्र संघ है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों के बीच में आपसी सहमति या तालमेल होता है, और उस आपसी और सहमति के कारण ही जो है वहाँ विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान किया जाता है। मेरा मतलब बताने का मतलब ये है कि हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रतिनिधि होता है, वो अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपने मुद्दों को इतना जबरदस्त ढंग से वहाँ उठा करके और उसको रखता है कि दूसरे अन्य देश हमारे उन मुद्दों को या तो मानने के लिए बाध्य होते हैं, मानते हैं, या अपना सपोर्ट देते हैं या नहीं देते। और अगर जो नहीं भी देते, जैसे पाकिस्तान वगैरह, चाइना वगैरह अगर नहीं भी देते, तो भी उनकी आंख उठाने की या भारत का कुछ बिगाड़ने की या भारत के प्रति कुदृष्टि से देखने की जो है उनकी हिम्मत या उनका ऐसा कोई इरादा नहीं हो पाता। मेरा मतलब यह है कि जिस प्रकार से हमारे देश का प्रतिनिधित्व है, वहाँ
अन्य सारे देशों का सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व है। और संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा विश्व मंच है जो दुनिया के अधिकांश देशों को एकता के सूत्र में जोड़ने के लिए, एक मंच पर लाके खड़ा करने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक बड़ा ही अंतर्राष्ट्रीय मंच है। और इसमें ये सफल राजनयिक का एक बहुत जबरदस्त प्रयोग है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो सफल राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रयोग है। और जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना, हालांकि उसके बाद फिर शीत युद्ध शुरू हो गया और साम्यवादी और पूंजीवादी देशों के बीच में वो मतभेद जो बढ़ गया है उसे हम शीत युद्ध कहते हैं, ये चला। लेकिन उसमें कोई प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के जैसे कोई युद्ध नहीं हुआ। और अगर काश संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होता और संयुक्त राष्ट्र संघ का इतना जबरदस्त महत्व या प्रभाव नहीं होता और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में उसकी जो शांति की प्रमुख पहल अगर वो नहीं हुई होती तो ऐसा लग रहा था कि शीत युद्ध काल में भी कहीं न कहीं अमेरिका और चाइना के बीच में या पूंजीवादी या कम्युनिस्टवादियों के बीच में कहीं युद्ध की स्थिति न पैदा हो जाए। और अगर ऐसा युद्ध होता तो दुनिया के लिए वो बहुत माने विनाशकारी या बहुत बुरा युद्ध होता। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इस राजनयिक व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो प्रमुख भूमिका निभाया और आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमुख भूमिका निभाता चला आ रहा है।